G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियन पहुंच चुके हैं। वहां G7 की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, G7 की ये बैठक कितनी अहम है और क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, G7 की बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस G7 में न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि भारत जैसे देश भी वहां पे आमंत्रित देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है। और ये ऐसे समय में बैठक हो रही है जब पूरी दुनिया में काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ ईरान वॉर अभी भी खत्म हुआ है, उसको लेकर डील का ऐलान हुआ है, तो उससे जो हालात पैदा हुए हैं उस पर चर्चा होने की संभावना है। रूस यूक्रेन के बीच में विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, वो भी इस पूरे मुद्दे पे इस पूरे बैठक में छाया रह सकता है। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे समय में ये बैठक हो रही है जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक सख्ते में है कि कैसे इससे निपटना है। अर्थव्यवस्था में काफ़ी हलचल हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इस बैठक में छाया रह सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बैठक में उठ सकता है। लेकिन इस बैठक में जो बातें होंगी G7 की बैठक में, इसमें इसके साइडलाइन में जो बैठकें होंगी वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक जिस पर निगाहें टिकी है वो है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो बैठक होगी। वो तो बैठक कल होगी, लेकिन उससे पहले जो बैठकों का सिलसिला जारी होना है उसमें 6:15 पर मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। 6:45 पे G7 के साझेदार देशों की वर्ल्ड बैंक की बैठक होगी। 8:50 पे कनाडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 9:30 बजे के आसपास ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 10 बजे UAE के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग्स होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ से आगे दोनों देशों के बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे उसका एक रोड मैप निकल कर आज सामने आता होता है। तो ना सिर्फ G7 की बैठक बल्कि G7 के साइडलाइन में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की मोदी की बैठक के बाद किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस ईरान वॉर के बाद जो हालात बदले हैं उसमें रिश्तों में अलग तरीके के एक कह सकते हैं पहलू निकलकर सामने आया है, ऐसे समय में जब US इंडिया डील भी अंतिम चरण में मानी जा रही है। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यूएस ईरान डील की शर्तों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ लेबनान के मुद्दे पर ईरान और इजराइल के बीच तनातनी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ परमाणु हथियार को लेकर भारी कंफ्यूजन है। पूरी खबर जानने के लिए एक बार फिर चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, शुक्रवार को जिनीवा में डील पर दस्तखत हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, इसको लेकर के उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि लोगों के मन में हमेशा एक शंका बनी हुई है, या फिर कहें कि इस दस्तखत पर एक कह सकते हैं सवाल या निशान खड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान पिछले 24 घंटे में जो आए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब ट्रंप किसके साथ हैं, ईरान के साथ हैं कि इजराइल के साथ है। उन्होंने अभी भी कुछ देर पहले एक बयान दिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, ये एक बयान देना। दूसरा ये कहना कि लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को ज्यादा जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाना होगा, यह अपने आप में इस बात की ओर संकेत देता है कि अब इजराइल पे काफी ज्यादा दबाव है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कि इस युद्ध को खत्म करिए, अब इसको ज्यादा लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है। तो इजराइल इस पर रुख अपनाता यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लेबनान में इजरायली सैनिक हैं, वो वापस लेने को इजराइल तैयार नहीं है। ईरान कहता है अगर आप सैनिक वापस नहीं लेंगे तो MOU जिस पर सहमति बनी है उसका उल्लंघन माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो है परमाणु हथियार को लेकर, एनरिच यूरेनियम को लेकर के जो ईरान के पास है, जो 60% से ज्यादा एनरिच हो चुका है, परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। तो ईरान उसको सरेंडर करेगा कि नहीं करेगा? US का कहना है कि ईरान ने वादा किया है कि वो भविष्य में कभी भी हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं रखेगा, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर सहमति नहीं सामने आई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो शुक्रवार तक उसकी परतें खुलकर आएंगी। एक और चीज, ईरान कह रहा था कि इस MOU में राहत पैकेज देने की बात हुई है, यानी ईरान में जो हताहत हुए हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने के लिए US राहत पैकेज देगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर से मना कर दिया कि फिलहाल अमेरिका किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से ईरान में निवेश नहीं करने जा रहा है, कोई राहत पैकेज नहीं देने जा रहा। ये 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर तनातनी बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 2 मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, परमाणु हथियार और दूसरा लेबनान का मुद्दा। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ईरान US में डील तो हो गई है, लेकिन डील की शर्तें अभी तक पता नहीं चली है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। US ईरान डील शर्तों पर सस्पेंस। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
यूक्रेन का रूस पर हमला तेज ही होता जा रहा है। पुतिन को खुली चुनौती देते हुए जेलेंस्की ने मॉस्को के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। रूस के एनर्जी इंफ्रा पर यह हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है। इस साल की शुरुआत से ही यूक्रेन लगातार रूस के एनर्जी इंफ्रा रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। आपको बता दें 500 किलोमीटर की दूरी से यह अटैक किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप खांसी होने पर मेडिकल स्टोर से सीधे कफ सिरप खरीद लेते हैं तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने दवाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कफ सिरप को शेड्यूल के से बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये कि अब आपको मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। इस खबर पर पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, कफ सिरप समेत जितनी भी दवाएं जो कि सिरप के फॉर्म में बिकती हैं, उसे लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स नियमों के मुताबिक जितने भी सिरप हैं उनको शेड्यूल के से हटा दिया है। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी खांसी की सिरप आती हैं या जितने भी सिरप होते हैं उसको आप सीधे ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर आप खरीद नहीं पाएंगे। यानी इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन या पर्ची की जरूरत होगी। यानी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप कोई भी सिरप, या चाहे वो खांसी की सिरप हो या कुछ और हो, उसको आप सीधे अब काउंटर से नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि जो खांसी के टैबलेट्स हैं और लॉन्जेस हैं, इनको इससे अलग रखा गया है। इनको अभी भी आप पहले की तरह ओटीसी यानी ओवर द काउंटर खरीद पाएंगे। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल मध्य प्रदेश में कोडीन बेस्ड जितने भी कफ सिरप होते हैं उसके पीने से कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने इसको लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आया था और उस पर तमाम स्टेक होल्डर से सलाह मशवरे के बाद फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ड्रग्स नियमों के मुताबिक। और खासतौर से सिरप को शेड्यूल के से हटाने के बाद अब इसकी ओटीसी बिक्री बंद हो जाएगी। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा से पहले सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर 22 जून तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर पर भी 30 जून तक रोक रहेगी। खबर पर पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट का पेपर लीक हो गया था। कई टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के ऊपर नीट के पेपर के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। उसके बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया। अब एनटीए इस परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारी कर रहा है। ये परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन इस बीच टेलीग्राम पर फिर कई सारे फर्जी पेपर लीक होने के दावे किए गए थे। तो जो एनटीए है उसने आईटी मंत्रालय से रिक्वेस्ट की थी कि इस टेलीग्राम को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाए। तो आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट सेक्शन 69 का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए इस ऐप को बंद करने के लिए। तो 22 जून तक ये ऐप पूरी तरह से बंद रहेगा और इसके साथ साथ जो एडिटिंग का फंक्शन था इसके अंदर, वो 30 जून तक पूरी तरह से बंद रहेगा। आईटी मंत्रालय ने जो ऐप स्टोर है और प्ले स्टोर है उनको भी कहा कि इस ऐप को यहां से डिलीट कर दीजिए ताकि जो पेपर लीक है उसकी घटनाओं को रोका जा सके, या जो छात्रों के साथ इसके जरिए स्कैम किया जा रहा है उसके ऊपर रोक लग सके। तो 22 जून तक टेलीग्राम पूरी तरह से बंद रहेगा। अब जल्दी ही कंपनियां इसका पालन कर लेंगी और टेलीग्राम बंद हो जाएगा। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में बुल्स का दम दिखा। मजबूत खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छा खासा कामकाज देखने को मिला। ब्रेंट कूल ऑफ हुआ, रुपए में मजबूती आई और लगातार तीसरे दिन बाजार जो है बढ़त के साथ बंद हुए। दिग्गजों ने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने 135 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। हालांकि निफ्टी बैंक आज काफ़ी वॉलेटाइल था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 100 अंक मजबूत हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज में कारोबार रहा है। हालांकि जो क्लोजिंग है वो हरे निशान में हुई है। सेक्टोरियल पिक्चर की अगर आज हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी, आईटी, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इंडेक्स जो है उसने 1.5 से 2% की मजबूती देखने को मिली। एफएमसीजी में अच्छी खासी तेजी रही। यहाँ पर जो सिटी की बुलिश रिपोर्ट थी वहाँ से गेंस देखने को मिले। इंडिया विक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कूल ऑफ हुआ, 7% की गिरावट देखने को मिली और इंडिया विक्स 200 डीएमए के नीचे आया, जिससे कि बाजार को सपोर्ट मिला। आज मेटल से जो शेयर्स थे उन्होंने डिसअपॉइंट किया, वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली और आज मेटल इंडेक्स की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स यानी निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HCL टेक, सर्वा मेआई में जिन्होंने 10% से ज़्यादा की खरीदारी की है वहाँ से क्लियरली गेंस देखने को मिले। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, NTPC और बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया।
अगर आज के लूजिंग साइड की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी के लूजर्स में हिंडाल्को जो एल्युमिनियम के प्राइसेस में गिरावट आई है, वहाँ से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। JSW स्टील, HDFC लाइफ और अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा जो एल्युमिनियम सेक्टर है वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई EMS स्पेस पर, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। ये सारे काउंटर थे जिन्होंने EMS स्पेस को सपोर्ट किया और बाजार में अच्छी खासी खरीदारी आज ओवरऑल देखने को मिली। राम मंदिर के दान पात्रों में कथित गड़बड़ी के मामले में SIT की जांच आज भी जारी है। आज DM और SSP के साथ SIT की टीम सुबह 11 बजे मंदिर पहुंची। कल SIT की टीम ने करीब 8 घंटे तक राम मंदिर परिसर में जांच की थी। अब तक 43 लोगों से SIT ने पूछताछ की है। इस मामले में लवकुश नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि दान में आए नोटों की गिनती की जिम्मेदारी लवकुश मिश्रा के पास थी। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान उसके घर से 10 से 12 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक लवकुश समेत 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। लवकुश और अनुकल्प पुलिस हिरासत में है। इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी ली गई और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी करीब 2 घंटे की पूछताछ की गई। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों ने FIR लिखने के लिए थाने में आवेदन दिया है। अयोध्या से SIT जांच और चढ़ावे में चोरी के आरोपों पर अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी अमित सिंह। राम मंदिर ट्रस्ट दान पेटी गबन मामले में लगातार SIT की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आज सुबह सबसे पहले अगर हम बात करें तो SIT टीम ने अयोध्या के DM को बुलाया और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक अयोध्या के DM से बातचीत की है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीते कल 8 घंटे तक SIT की टीम ने पूछताछ की, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में गई और वहाँ पर तमाम जायजा लिया कि कहाँ पर काउंटिंग होती है दानों पेटी से पैसे निकालकर, और इसके अलावा CCTV विजुअल्स कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ CCTV इंस्टॉल है। तो जाहिर तौर पे उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो 43 लोगों से पूछताछ हुई है। इसमें कुछ सेवादार हैं तो कुछ ट्रस्ट के बड़े अधिकारी भी हैं। चंपत राय खुद मौजूद थे जिस दौरान 8 घंटे तक SIT की टीम राम मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर मौजूद थी, तो चंपत राय वहाँ पर मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि जिन 43 लोगों से पूछताछ हुई है, जो उन्होंने बताया है, अब उनके बातों को आगे बढ़ा रही है ये SIT की टीम, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। यानी जो उनसे बातचीत हुई है, जो उन्होंने एविडेंस दिया है या जो भी कुछ बताया है या किसी पर आरोप लगाया है कि इसकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा हुई है, तो उसके बारे में डिटेल खंगाल रही है आज SIT की टीम। तो SIT की टीम चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इसमें कूदी हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है और उसके बाद तमाम दूसरे राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया, उन तमाम आरोपों को सिरे से तो खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरोपों के बाद SIT का गठन हुआ और ये गठन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनके रिक्वेस्ट पर यह SIT का गठन किया गया है और अब SIT अपने इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। जाहिर तौर पे अगले कुछ दिनों में बताया जा रहा है कि SIT की टीम के जो प्राथमिक जाँच रिपोर्ट है वो आ जाएगी और वो आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर चर्चा में है। शिवसेना शिंदे गुट के एक MLC कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि शिवसेना UBT के 7 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट के साथ आने वाले हैं, लेकिन उद्धव गुट ने सभी सांसदों के एकजुट होने का दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि उद्धव गुट के सभी 9 सांसद एकजुट है। संजय राउत और अरविंद सावंत ने सभी सांसदों से बात भी की है। इसी के साथ सांसदों के बाद उद्धव ठाकरे ने 22 जून को विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सांसदों के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया कि जो पार्टी से जाना चाहते हैं वो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उद्धव ने कहा कि जब मेरा समय वापस आएगा तो सबका हिसाब लिया जाएगा। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने क्या कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी अफवाह कई बार चली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब साल 1.5 साल से ये बातें इंटरमिटेंटली बीच बीच में आ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं। आज उद्धव ठाकरे जी का जो बयान आया है उसको कैसे देखते हैं? अब 10 बार आप पूछेंगे कि भाई जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व रहता है, वो तो वही कहेगा कि भाई
कि किसी को अगर इस तरह का ये रहेगा तो ठीक है, अपना अपना फैसला करने के लिए कोई भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर क्या दावा किया है। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र भी क्या उस समय का कुछ डेट? मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।